डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास सेवेंथ की ज्योग्राफी बुक के चैप्टर थर्ड हमारी बदलती पृथ्वी को पढ़ाऊँगा। इसमें शुरू करता हूँ मैं। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमते रहते हैं। यानी कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में है और धीमी गति से ये प्लेट पृथ्वी के अंदर घूमती रहती हैं। और ये प्लेट बहुत ही धीमी तरीके से घूमती हैं। और ये जो है मैग्मा होता है उसके घूमने की गति के कारण घूमती हैं। और जब ये घूमती हैं तो इन प्लेटों की गति से ही पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है और पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। और जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल यानी कि एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति से उत्पन्न होते हैं तो कभी धीमी गति से। यानी कि जो अंतर्जनित बल यानी कि पृथ्वी के अंदर जो बल होता है वो कभी धीमी गति से पृथ्वी पर और कभी आकस्मिक गति से पैदा होता है। भूकंप एवं ज्वालामुखी इसी की ही वजह से होते हैं और इससे पृथ्वी पर बहुत हानि होती है। इसके बाद बताया इसने ज्वालामुखी क्या होता है। उसके बाद इसने बताया है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियों को इसने दो भागों में बांटा है। सबसे पहली है अंतर्जनित बल, दूसरी है बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल को इसने दो भागों में बांटा है, आकस्मिक बल, पटल विरूपण बल। आकस्मिक बल को इसने तीन पार्ट में बांटा है, भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। और पटल विरूपण बल को इसने एक भाग में बांटा है जिसका मतलब है पर्वत निर्माणकारी बल। बहिर्जनित बल को उसने एक भाग में बांटा है, अपर्दन एवं निक्षेपण। अपर्दन एवं निक्षेपण के आगे इसने पार्ट बनाए हैं, नदी, बहता जल, दूसरा पार्ट पवन, अगला पार्ट समुद्री तरंग और उसके बाद हिम्मत। तो इस चैप्टर में इन सारी चीज़ों को हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले इसने बताया ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है और इस कंपन को भूकंप कहते हैं। यानी कि जब स्थल मंडलीय प्लेट गति करती है तो पृथ्वी सतह पर एक कंपन सा होता है और इस कंपन की वजह से ही पृथ्वी चारों ओर गति करती है और इसी वजह से कंपन की वजह से इस कंपन को हम भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है यानी कि ज़मीन के अंदर जहाँ पर कंपन आरंभ होता है उसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। उपकेंद्र के भू सतह पर यानी कि पृथ्वी पर जहाँ निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में घूमता रहता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाव में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की धीरे धीरे तीव्रता कम हो जाती है। जैसे जैसे कंपन बढ़ता जाएगा आगे और उसकी तीव्रता जो है कम होती चली जाती है। चित्रों के माध्यम से दिखाया गया जिन्हें आप देख सकते हैं। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है लेकिन हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम कर सकते हैं। स्थानीय लोग सामान्य तरीके से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों का अध्ययन, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। इसके बाद इसने एक नीचे दिया है, इसमें जो भूकंप की एक वास्तविक स्थिति का अध्ययन बताया, इसको हम पढ़ सकते हैं बुक में। इसके बाद आता है भूकंप के बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें। सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, उनसे दूर रहें। दूर कहाँ पर रहें, आग वाली स्थान से दूर रहें, चिमनी के आसपास ना रहें, टूट सकने वाली खिड़की, दर्पण और तस्वीर के फ्रेम से दूर रहें। पहले से तैयार रहें। क्या तैयारी रखें, अपने दोस्त एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं और आपदा का सामना
विश्वास से करें, बिल्कुल डरने का काम नहीं है। इसके बाद आता है इसका नेक्स्ट टॉपिक, मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपक्षय और अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। विघटित होना मतलब टूटती रहती है। पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। अपक्षय का मतलब होता है किसी चीज़ का नष्ट होना, झड़ना। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन किसको कहते हैं? भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। निक्षेपण किसको कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं जैसे हवा है, पानी है, ये अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा करके एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, उसे निक्षेपण कहते हैं, निक्षेपित कहते हैं। ठीक है ना, उसे ही हम जो है निक्षेपण कहते हैं। नदी के कार्य क्या है? नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल या खड़े ढाल वाली घाटी पर गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। यानी कि जब पानी ऊपर से नीचे बिल्कुल खड़े उस पर से गिर रहा हो, खड़े ढाल वाले स्थान से नीचे की तरफ गिर रहा हो, तो वहाँ पर जो है जलप्रपात बनता है। और जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्ग कहते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करके मोड़दार भागों पर बहती है और मोड़दार रास्तों पर बहने पर जब ये मोड़ आते हैं तो इन मोड़ों को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। इसके बाद विसर्गों के किनारे पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। अभी मैंने बताया था अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन क्या होता है, निक्षेपण क्या होता है, मैं तुम्हें ऊपर बता ही चुका हूँ। और ये विसर्गों के किनारे पर लगातार होता रहता है। विसर्ग लूप के सिरे से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं, एक अलग झील बनाते हैं। जैसे यानी कि जब ये मोड़ होते हैं तो जब इनमें निक्षेपण होना शुरू हो जाता है, अपर्दन होना शुरू हो जाता है, तो ये मोड़ धीरे धीरे जो है नदी से कट जाते हैं और फिर ये क्या करते हैं? एक झील बना लेते हैं जिसे हम चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थ का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। क्लियर? इससे समस्त उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्पत्त तटों की तटबंध नदी के उचित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमे हो जाता है और नदी के अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। और नदी का होता है अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरका कहते हैं। ठीक है, यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि वह अपने साथ लाए मलबे को निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरका अपने मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। समुद्री तरंग के कारण समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती हैं। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। यानी कि समुद्री गुफा किसको कहते हैं? जो समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं और समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं और जिनसे दरारें बन जाती हैं और ये दरारें बड़ी और छोटी होती हैं, तो इससे ये समुद्री गुफा कहलाती हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल क्षति बचती है, उसे तटीय मेहराब कहते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवार बचती हैं, तो उसे स्टैक कहते हैं।
समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृंग कहते हैं। समुद्री तरंगें किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। इस तरह से यहाँ पर अलग अलग वर्ड की अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। इसमें बताया गया है समुद्री गुफा क्या होती है, तटीय मेहराब क्या होता है, स्टैक क्या होता है, समुद्र भृंग क्या होता है और समुद्री पुलिन क्या होता है, इसमें यह बताया गया है। हिमनद के काम, अब इसमें हिमनद के काम, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाती हैं। इस तरह से सुंदर झील बनती हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। यह निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। इस तरह से हिमनद हिमोड़ का निर्माण होता है। पवन के कार्य क्या होते हैं? आपने कभी रेगिस्तान गए हो, देखा होगा, बालू के टिब्बे के कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास करिए। जैसे ये चित्र दिखाया गया है, इसमें बालू के टिब्बे दिखाए गए। ये बालू के टिब्बे क्या होते हैं, नीचे बताया गया है। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में जब हवा चलती है तो अपरदन भी होता है, निक्षेपण भी होता है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं। छत्र सी दिखाई दे रही होंगी, देख लो, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? छत्रक सेल। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। ऊपरी भाग को इतना नहीं काटती हवा जितना निचले भाग को काटती है। पवन का मतलब यहाँ हवा से है। इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है और जब ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है तो यह क्या कहलाती है? इनको ही हम बालू टिब्बा कहते हैं, चित्र में जैसा कि दिखाया गया है। और जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो हवा इन्हें उड़ाकर दूर ले जाती है, काफ़ी दूर। और जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये चैप्टर आपका पूरा होता है। मैंने हालांकि इसमें पूरी कोशिश की है इसको पूरा करने की, एक्सप्लेन करने की। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे ग्रुप में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।